इस बजट के बाद शायद ही कोई पाकिस्तान में ऐसी चीज़ रही हो जिसका रेट ऊपर ना जाए। जितने टैरिफ्स हैं यूटिलिटी के वो भी ऊपर जा रहे हैं, कुछ तो चले गए हैं और कुछ मज़ीद ऊपर जाएंगे, क्योंकि हर एक चीज़ के आखिर में हुकूमत बताती है कि IMF का प्रोग्राम करना है, अगर ये ना किया तो प्रोग्राम होगा नहीं। लेकिन आम तौर पर जब आप IMF के साथ किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो आपको बताते हैं कि आपका डेफिसिट इतना होना चाहिए, उसके लिए आपको इतने रेवेन्यू मोबिलाइज़ करने हैं, इतनी गुंजाइश आपके पास मौजूद होती है कि कहाँ टैक्स लगाना है कहाँ नहीं लगाना। IMF ने यकीनन ये नहीं कहा होगा कि बच्चों के दूध के ऊपर या ये डब्बों का दूध है इस पर टैक्स ना लगाया तो प्रोग्राम नहीं देंगे। उसके लिए मुतबादल ऑप्शंस के ऊपर काम किया जा सकता था, लेकिन शायद हमारे जो पॉलिसी साज हैं उनका जहन इससे आगे गया ही नहीं कि दूध के डब्बे पर टैक्स लगना है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। इसी तरीके से पाकिस्तान में जो एक तबका टैक्स से नहीं भाग सकता वो है सैलरीड क्लास, एट सोर्स डिडक्ट हो जाता है, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हो चाहे प्राइवेट सेक्टर के हो, उनको सैलरी मिलती है उस वक्त है जब एट सोर्स आप काट लेते हैं। तो जितना टैक्स उनका कट रहा है उनको मज़ीद स्क्वीज़ करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आप 2 सालों से 25-30% से महंगा कर रहे हैं हर चीज़ को। इन्फ्लेशन है आपका और फूड इन्फ्लेशन आपका 40-50% पे जाती है, तो आप उनकी आमदन तो उतनी नहीं बढ़ा सकते साल में 40-50%, तो कम अज़ कम उनकी टैक्स स्लैब्स को मत छेड़ें। तो जो 1 लाख से नीचे है, 2 लाख से नीचे है, उनकी भी आपने टैक्स बढ़ा दी, 1 लाख से नीचे से शुरू कर दी, डबल हो गया उसका टैक्स रेट। और जो 10 मिलियन से ऊपर चला जाता है उसके ऊपर आपने 10% सरचार्ज भी लगा दी। और साथ क्या किया आपने, प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स इंट्रोड्यूस करवाए जो करवाने चाहिए थे। लेकिन जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं और जितने फ़ौज के लोग हैं और जितने बाकी लोग हैं कुछ सरकारी महकमों के, उनको आपने एग्जम्प्ट कर दिया उस कैटेगरी से। जिसको 3 प्लॉट मिले हैं वो 3 बेचेगा, उसको भी एग्जम्पशन बरकरार रहेगी। क्यों भाई, ये कौन सा इंसाफ है? तो ये जो नाइंसाफ़ी है उसका खमियाजा ये निकलेगा कि महंगाई और ऊपर जाएगी, लोग चीखें मारेंगे, ख़ास तौर पर जिनकी महदूद आमदन है, ना वो बिजली के और गैस के बिल दे पाएंगे और ना ही दूध खरीद के बच्चों के लिए घर ले जा सकेंगे। तो फिर वो क्या करेंगे, फिर वो चीखें मारेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, और नहीं करेंगे तो उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो बजट के अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो गैर दानशमंदाना तरीके से की गई हैं और सर्वाइवल पाकिस्तान की एट स्टेक है, वो हमें नज़र आता है। लेकिन उन सेगमेंट्स पर बोझ डालने की ज़रूरत थी जिनके ऊपर टैक्स का बोझ कम है, जो आमदन तो कमा रहे हैं, घर लेकर जा रहे हैं, पैसा टैक्स नहीं दे रहे। हमने उनको स्क्वीज़ कर दिया जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे थे। और महंगाई में उन चीज़ों के ऊपर आमतौर पर बोझ डाला जाता है जो एक हर घर में ज़रूरत ना हो। जो 1000 रुपये रोज़ कमाने वाला है उसको भी दूध चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, चीनी और आटा चाहिए, और जो 1 लाख रुपया महीना कमा सकता है उसको भी दूध और आटा चाहिए। तो आपको कुछ फ़र्क करना चाहिए था, उन चीज़ों पे बोझ डालना चाहिए था जिससे बिल्कुल जो वल्नरेबल सेगमेंट्स हैं उन पे कम से कम बोझ पड़े। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पे आ जाएँ तो पाकिस्तान की सियासत आज भी वहीं स्टैंड करती है जहाँ आज से हमने 2 साल पहले जिस सफ़र का आगाज़ किया था। बेयकीनी में हर रोज़ इजाफा हो रहा है। 8 फरवरी को इंतखाबात से लोगों को आस उम्मीद थी कि इंतखाबात हो जाएंगे तो हल निकल आएगा, हल फिर नहीं निकला। पहले एक बड़ी सियासी जमात से हमने बल्ले का निशान छीन लिया, तहरीक इंसाफ से, कि इससे ये इलेक्शन हार जाएंगे, आगे नहीं जा सकेंगे। वो केस भी अभी तक सुप्रीम कोर्ट के सामने लगे हुए हैं, उसका भी नतीजा निकलना बाकी है। फिर 8 फरवरी को लोगों ने वोट जिनको डाला वो फॉर्म 45 और 47 की नज़र हो गया। तो फिर हमने कहा कि आप ट्रिब्यूनल में चले जाएं, ट्रिब्यूनल फ़ैसला कर देंगे। ट्रिब्यूनल बन गए, ट्रिब्यूनल से फ़ैसला होने लगा इस्लामाबाद के 3 हलकों का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक सर्विंग जज, और उनका तरीक़ाकार भी हुकूमत ये मौजूदा PDM वाली जो है इसने ख़ुद तय किया हुआ था। हाई कोर्ट से नाम आएंगे, इलेक्शन कमीशन उनको लगाएगा, केस सामने जाएंगे, फ़ैसला होने की स्टेज आई तो फिर परेशानी लाक होगी कि ये ना हो कि हमारे चंद MNAs MPs जो हैं ये उड़ा दें। पतन की कल वाली रिपोर्ट जो हमारे सामने आई है वो जाहिर करती है कि लाहौर के 20 सूबाई और 1 कौमी का NA 225 वहाँ इलेक्शन का रिज़ल्ट उस वक्त जारी कर दिया इलेक्शन कमीशन ने जब फॉर्म 45 उसके पास एक भी मौजूद नहीं था। तो ये बहुत मुतनाज़ सूरत हाल होगी। तो अब हुकूमत ने उसका एक हल ढूंढा है। उन्होंने कौमी असम्बली से एक बिल पास करवाया, पहले तो एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए आया था, अब उन्होंने कौमी असम्बली से पास करवा लिया और अभी से थोड़ी देर पहले सेनेट ने भी उसकी मंजूरी दे दी है कि अब रिटायर्ड जजेस भी ट्रिब्यूनल के अंदर लगाए जा सकते हैं। तो जो सर्विंग वाले परेशान कर रहे थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट वालों को आजकल ख़ास आज़ाद अदलिया बनने का शौक़ आया हुआ है, तो उन्होंने कहा अच्छा इनका हल ढूंढते हैं, सर्विंग की बजाय रिटायर्ड जज लगाते हैं। तो वो बिल बन गया। तो अब ये जिन लोगों को शौक़ था कि उनको इंसाफ मिलेगा ट्रिब्यूनल से, मेरा ख्याल है कि अल्लाह खैर रखे, वैसा ही इंसाफ मिलेगा जैसे पाकिस्तान में हमेशा इंसाफ मिला करता है। आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका है उसमें शेख साहब है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। शेख वकास साहब, ये ट्रिब्यूनल वाला मामला बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम आप लोगों को कहते थे कि जिसको फॉर्म 45 47 का इशू जाए, हाई कोर्ट के जज जाए, इंसाफ होगा वहाँ से। तो आज उन्होंने हल ढूंढ लिया इंसाफ करने का। ये तो देखिए, ये जिसको हल आप कह रहे हैं हम तो उसको बदयांती समझते हैं, हम तो ये समझते हैं कि दे वर ट्राइंग टू प्ले अराउंड द लॉ। आपको याद होगा कि ये जो पिछली असम्बली थी उसके ये ट्रिब्यूनल्स थे जिसमें हाजिर जज बैठे थे, उससे पहले इन्हीं लोगों, यही जो पार्टियां मौजूद हैं, इन्हीं की मौजूदगी में जो ट्रिब्यूनल्स थे उनमें रिटायर्ड जजेस थे। और रिटायर्ड जजेस ने फिर पटिशनर्स का जो हशर किया और कानून का और इंसाफ का जो मजाक उड़ाया,
जो 3 महीने वाला काम 1.5-2 साल पे ले गया, और किस तरह एक मंडी लग गई थी वहाँ पे ख़रीदो फरोख्त, और क्या क्या बेहूदियाँ नहीं हुई। और फिर उन लोगों को आगे जाके हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ मिले कई महीने और साल रुलने के बाद। उसको देखते हुए इन्हीं लोगों ने तो ये फैसला किया था, इन्हीं लोगों ने ये फैसला किया था कि जी हुण तुसी रिटायर्ड जजेस जड़े ने वो कट दो और आप उसके अंदर सर्विंग जजेस डालें, क्योंकि सर्विंग जजेस जो हैं वो ऑब्वियसली, और सर्विंग जजेस भी आप मलिक साहब पहले रिटायर्ड जजेस में सेशन जज भी डाल देते थे। पूरे डिवीजन के ऊपर जो ट्रिब्यूनल बनता था उसमें एक सेशन जज रिटायर्ड डाल के कहते थे यही डील करेगा। तो वहाँ ये फैसला हुआ कि सेशन जजेस भी नहीं होंगे, हाई कोर्ट के सर्विंग जजेस हुए। यानी कि एक चीज़ से सबक सीखा, गलत हुई, उसका नतीजा गलत आया, और उसके नतीजे के अंदर हाई कोर्ट के भाई ये ताकत में होता है, हाई कोर्ट का जज है, ये लोगों से प्रेशराइज नहीं होगा, वो मंडी इस तरह नहीं लगेगी और फैसले जल्दी होंगे और बेहतर होंगे। तो आप फैसला किया और आप दोबारा आप उसी मतलब वारदात की तरफ वापस चले गए जिससे आपने सारी कौम की। आपने वारदात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो आपके ख्याल में ये रिटायर्ड जजों को लगा के वारदात की जाएगी? मैं तो यही समझता हूँ सर, मैं तो यही समझता हूँ। एक रिटायर्ड जज है, उसको पता है कि मैं 3 महीने के लिए आया, 6 महीने के लिए, ठीक है जी, नौकरी उसकी पहले ख़त्म हो, जो पिछले जजेस के साथ हुआ सबके सामने है। अब ना उनका गाड़ियाँ छोड़ने का दिल करता है, ना उनका वो जो मुराद थोड़े अरसे के लिए आती हैं वो छोड़ने का दिल करता है। फिर ऑब्वियसली बड़े बड़े चौधरी सामने खड़े हुए हैं जनाब, और फिर मामलात होते हैं, फिर ना वो उनके साथ, तो फिर जो ला रहे हैं उन्होंने भी वादे किए होते हैं, मैं फिर थोड़े नाल भी चंगा ही करांगे, पाकिस्तान है ना जी। तो ये तो क्या कर रहे हैं, ये लोगों को लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। मतलब है कि जाली फॉर्म 47 के ऊपर अपने बंदे बिठा के पंजाब में और कौमी इसमें मरकज़ में अभी भी ये ठंडे नहीं हुए। मतलब ये शर्मिंदा नहीं होते लोगों के सामने, इनको शर्म नहीं आती कौम के सामने। इसके बावजूद फिर उस डकैती के ऊपर अभी एक और डकैती करना चाहते हैं। ये चाहते हैं भाई जो रिकाउंट्स के फैसलों में ये लोगों को उड़ाना चाहते थे, जो दोबारा इन्होंने बाद में गंदगियाँ की हैं, उसके ऊपर भी कवर किया जा सके। ये बड़ा जुल्म है इस कौम के साथ। इस कौम को पागल उल्लू ना समझें। रिएक्शन जिस दिन आ गया, हालात बड़े ख़राब हैं, लोग रोटी से तंग हैं, गुस्सा किसी चीज़ का होगा, निकल किसी चीज़ पे जाएगा, तो बस फिर हमें लंगोटी लेके फिर हो गया हर जगह। 35 करोड़ रुपए की शेख वकास साहब अगर एक सीट सूबाई की बिक सकती है तो फिर तो सारी सीटें ऑक्शन करनी चाहिए, काफ़ी रेवेन्यू इकट्ठा हो जाएगा। ये तो मैंने वो कम कीमत की जो थी वो बताया। शेख वकास साहब, अभी ज़रूर बारी साहब के आपने तबसरा सुन लिया? जी सर, मैंने तबसरा सुना। मैं ये समझता हूँ कि, और मैं अगर आप मुझे इजाज़त दें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा चंद महीने पहले अपनी एक पटिशन दायर की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। मलिक साहब ये सुनने वाली बात जी सर, कि ये जो धांधली हुई है इलेक्शन के अंदर, इसकी तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो हमारी बात सुने। वो सर 2-3 महीने हो गए हैं, जहाँ तक मुझे वकला ने, पार्टी के वकला ने बताया, मैं उनको कोट कर रहा हूँ, और हमारी समात नहीं हो रही, लग नहीं रही, वो जो हमारी पिटिशन है वो फिक्स नहीं हो रही। अच्छा, अब उस पिटिशन को फिक्स करने के लिए, सुनवाने के लिए हमने एक और पिटिशन की कि जनाब आप हमारी बात सुने जी। और आज ये पतन की रिपोर्ट आ गई है। हम बहैसियत पार्टी बाकायदा तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये पुरजोर मुतालबा करते हैं कि ये जो धांधली ज़दा इलेक्शन था, जिसमें जो दोस्त इलेक्शन वाले दिन प्री इलेक्शन रिगिंग, पोस्ट इलेक्शन रिगिंग, इलेक्शन डे रिगिंग के हवाले से हम ये समझते हैं कि उसकी तहकीकात होनी चाहिए, वो सामने आनी चाहिए। और ये जो समात लेट हो रही है, हम ये समझते हैं कि शायद उनकी हेल्प की जा रही है। तो खुदा के लिए ये कौम ओ करती है, इतना आप ओ करते हैं इस कौम को कि आप उसकी शफाफियत के हवाले से तहकीकात जो है वो सामने लाएं। देखिए सर, ब्रिटिश हाई कमिश्नर इत्थे की कह के जाती, इधर खड़ी होकर कह के जाती है आसमा जहांगीर वाली कॉन्फ्रेंस में। अमेरिका की कांग्रेस की फॉरेन अफेयर्स की कमेटी क्या कहती है, और फिर कांग्रेस के अंदर वो जो वोट होता है 97% लोगों ने वोट दिया, सिर्फ 7 उसके अगेंस्ट दिए। उसके बाद यूएन के वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट आती है, और फिर आज यूएन के सेक्रेटरी जनरल जो है उस रिपोर्ट की तायीद कर देते हैं। दुनिया चीख चीख के कह रही है, पाकिस्तानी सहाफ़ी चीख चीख के कह रहे हैं, पाकिस्तानी सियासी पार्टियां चीख चीख के कह रही हैं कि ये सब फॉर्म 47 वाले हैं, ये जाली लोग हैं, जाली हुकूमतें बनी हुई है। तो आप मुझे ये बताएं, ऊपर से ये बजट, ये मुआशी हालात, ऊपर से आप मुल्क को भीख मांग के चलाना चाहते हैं, आप पैसे लेना चाहते हैं, पैसे देने को आपको तैयार कोई नहीं है। ये किस तरफ हम जा रहे हैं? गरीब अलहदा मर रहा है, भीख आपको देता कोई नहीं है। आप ऐवान सदर के लिए ज़्यादा पैसे मांग लेते हैं, ऐवान वज़ीर आज़म के लिए ज़्यादा पैसे मांग लेते हैं। आप कहते हैं जी कि वो पंजाब में जो है तालीम का बजट थोड़ा है तो स्कूल के बच्चों ने दुध का बजट ज़्यादा जी, ठीक है, वो ऐसे ही फ्री है जैसे बाकी चीज़ें, जैसे 300 यूनिट फ्री आए सर ना सर। ब्रेक करीब आ गया, ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा जी।
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आज इलेक्शन के बहुत सारे तनाज़ों में एक केस सुप्रीम कोर्ट के सामने भी था और वो केस था लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला, जिसमें उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की ट्रिब्यूनल में तैनाती के हवाले से जो ऑर्डर दिया था उस हवाले से था। इलेक्शन कमीशन का जो हुक्मनामा था वो भी और जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था वो भी। आज सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को मुअत्तल करके नई चीफ़ जस्टिस साहिबा जस्टिस आलिया नीलम जब वो ओहदे का चार्ज संभालेंगी तो उसके बाद मुशावरत से उस अमल को मुकम्मल करने की हिदायत दी है। दूसरी तरफ सेनेट से वो बिल आ गया जिसको सदर साहब दस्तखत करेंगे तो साथ ही कानून बन जाएगा। शेख वकास साहब, मैं ये समझता हूँ कि इस पर हमारी पार्टी की पोजीशन बड़ी क्लियर है और हम ये बार बार मुतालबा आज भी हमने चीफ जस्टिस से, मैंने जैसे पहले कहा कि हम कहते हैं कि धांधली ज़्यादा इलेक्शन थे, उसमें बहुत से लोग बेचारे मेरे जैसे और बहुत से लोग हैं वो बच के निकल भी आए, बट दैट स्टिल डजंट मेक कि जी वो धांधली ज़्यादा नहीं था। एक बात मैं बड़ी वाज़ेह कर दूँ, मेरे भाई इलेक्शन हारे हैं, मुझे ये बताएं कि ये जेन्युइन इलेक्शन हारे हैं या इनको हरवाया गया? मुझे खुर्रम दस्तगीर साहब जवाब देंगे? सर आप जवाब देना चाहते हैं कि आप सही इलेक्शन आ रहे हैं या आपको हरवाया गया? जी, मैं समझता हूँ कि मेरे इलेक्शन में बहुत ज्यादा बेज़ाब्तियां हुई, तभी मैं भी एक पिटिशनर हूँ उसी अदालत के सामने जिसके बारे में गुफ्तगू हो रही है और मैं भी इंसाफ का तालिब। अब मुझे जवाब दे रहे हैं, सवाल पूछा था, देखा ना जी, इनके साथ होगी ज्यादती। इन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि मुल्क के एक साइड पे इलेक्शन ठीक हो और एक जगह पे गलत हो? ये कैसे हो सकता है कि आपका वजीर आजम एमए बने तो वो ठीक है, आपकी वजीर आला एमपीए बने तो वो ठीक है, मगर आप हार जाएं तो आप कहें कि गलत है? ये बिल्कुल मुमकिन है। एक ही जिले में एक एमपीए का इलेक्शन रिग हो सकता है और दूसरा रिग नहीं हो सकता है। एक ही सूबे के अंदर आप मानते हैं कि खुर्रम दस्तगीर को हरवाया गया? आप ये मानते हैं? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि मेरी जो पार्टी का नौजवान था उन्होंने नून लीग की बैंड बजा दी वहां इनके हल्के के अंदर। लेकिन वो खुर्रम साहब तो कह रहे हैं, कहते हैं ना, ये तो पिटीशन जाएगी तो आप इनके होने वाली मर्जी से जा जाएंगे तो आप फैसला करना है। मैं सिर्फ एक बात बैंड बजाए जा रहे हैं, 5 महीने बाद किसी भी अदालत में कोई भी कई जगहों पे 8 फरवरी को हमने मैदान में बजाया नहीं पेश किए गए कि पूरा इलेक्शन। मैं सर एक मिनट, ये बात मैं अपने भाई से बिल्कुल एग्री करता हूं कि अभी तक सिर्फ बैंड बजाए जा रहे हैं। नहीं बोला, मैं सिर्फ ये कह रहा था, मेरा जो पॉइंट था मैंने साबित कर दिया। वो जो कह रहे हैं इधर नहीं हो रहा, इधर नहीं हो रहा, वो तो बात गई खत्म। मैं अब सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूं, इन्होंने अमेरिका की बात की, इन्होंने ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अमेरिका के हवाले से हम तो कहते हैं वो इनके गॉड फादर्स थे, यही जानते ने इन्हां दी हुकूमत ये पिनण जानते ने उत्थे साडा टाइम सी शायद असी भी जानते होवांगे, हुण इन्हां दा टाइम है, इन्हां नूं लोड़ है, ये जानते ने। इनके एम्बेसडर्स भी जाते हैं, इनके वुज़रा भी जाते हैं, अमेरिका नहीं जाते पैसे लेने के लिए। IMF क्या है? ब्रेक से वापसी पे सरवर बारी साहब को लेना। सिर्फ एक बात, ब्रिटिश हाई कमिश्नर जिनके ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन के आपके लीडर जो हैं उनके बच्चे वहां के रहायशी हैं, उनका कारोबार है, उनकी करोड़ों अरबों की जायदाद है, ओ भाई जी ब्रिटिश हाई कमिश्नर कह रही है फ्रॉड है, चोरी हुई है, उसके खिलाफ भी बयान दे देना। वेलकम बैक। PP 159 लाहौर, ये फॉर्म्स हैं हमें सरवर बारी साहब ने दिखाए जिनसे जाहिर ये होता है कि इनमें कुछ टेम्परिंग की गई है। सरवर बारी साहब हमारे साथ हैं, आप ही वजाहत करेंगे सर, 159 की ये फॉर्म्स क्या जाहिर करते हैं जो हैंड रिटन? देखिए, हैंड रिटन फॉर्म 45 होता ही नहीं है। और अगर आप देखिए फॉर्म आप वोट डाला हो या जिसने भी वोट डाला है उनको नजर आएगा, उनको याद होगा कि जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको भी मालूम होगा कि जो फॉर्म 45 होता है उसकी राइट्स पे जो कैंडिडेट्स के नाम होते हैं और हर कैंडिडेट के सामने जो वोट उसको मिले होते हैं हर पोलिंग स्टेशन पे वो दर्ज होते हैं। और ये कब अपलोड किए गए, किस टाइम पे? ये आज 2:25 पर मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा है। ये स्क्रीन के ऊपर टाइम नजर आ रहा है जी, टाइम स्टैम्प नजर आ रही है। प्रोड्यूसर साहब जरा उस पर रोक के रखें टाइम स्टैम्प पे भी। 2:55 पे आज की तारीख में ये हैंड रिटन फॉर्म अपलोड हुए हैं। 159 मरियम नवाज का लाहौर का MPA का हल्का है। तो सरवर भाई साहब इसकी इम्प्लीकेशन क्या? फॉर्म हैंड रिटन है 14 दिन के और बाद अभी हम बाकी चेक कर रहे हैं। तो सर इसकी 14 दिन की एक टाइम बार्ड लिमिट भी होती है, 2 हफ्ते के बाद ये फॉर्म अपलोड किया जा सकता है। 14 दिन तो बहुत पहले गुजर गए, 8 फरवरी के बाद 4 दिन काउंट करना है आप। तो ये तो अब तो ये तो अनलॉफुल चेंज है जो आप मुझे पिछली दफा अभी हम जब ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि मैं कह रहा था कि ये फॉर्जरी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास अंडर द इलेक्शंस एक्ट कोई राइट नहीं है कि वो अब 5 माह के बाद नए फॉर्म 45 जारी करें। आप चीफ मिनिस्टर जो इस वक्त सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं उनके हल्के के ऊपर बहुत संगीन नोयत का इल्ज़ाम आपने आयद किया है, इसके ऊपर आपको नोटिस सर्व हो सकता है। आपके पास इतनी एविडेंस मौजूद है कि आप किसी कोर्ट ऑफ लॉ में इसको जाके सब्सटेंशिएट कर सकें?
देखिए जी, अगर कोर्ट्स इंडिपेंडेंट होंगी तो ये तो सारा जो रिकॉर्ड है वो मौजूद है, गूगल ड्राइव पे मौजूद है। ये मसला सिर्फ PP 159 का नहीं है, ये 20 हल्के सूबाई असम्बली के ढाके और एक हल्का कौमी असम्बली का NA 125 में यही कैफियत है। सर भाई साहब आपका शुक्रिया। एक क्लोजिंग रिमार्क्स ले लूँ आपसे, क्लोजिंग रिमार्क्स 1 मिनट है सिर्फ। मैं ये समझता हूँ कि सर ये जालसाजी इस मुल्क में नहीं चलेगी। आपकी नून लीग की हुकूमत ने पाकिस्तान को ऐसी बंद गली में धकेल दिया है, या मुईशत तबाह, गरीब तबाह, गरीब क्या मिडिल क्लास तो बिल्कुल ही श्रिंक होकर खत्म हो रहा है। आपको इन्फॉर्म को किसी कोर्ट ऑफ लॉ में ले जाना चाहिए ना। यहाँ तो ऑन एयर जितना मर्जी सरमन दे दें, पिटीशन दायर की हुई है कि इन जालसाजियों की तहकीकात की जाए। खुर्रम साहब, आपके भी आज आपके प्रोग्राम के एक लाइन में जस्टिस साहब को कहते हैं खुदा के लिए ये तहकीकात कराएं।